बार बार कहता हूँ और बड़े गर्व से कहता हूँ कि वो राम लला थे जो अयोध्या में थे, वो राम राजा सरकार थे, हैं जो ओरछा में बैठे हैं, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है ना, वो इस धरती में आके बने। आप गर्व से इस बात को कह सकते हैं कि जो हमारे सीधी के रहने वाले सुधाकर सिंह के साथ जो बर्बरता पाकिस्तानी आर्मी ने 2013 में करी थी, आज मजाल है किसी भारतीय के साथ करते। आपके यहाँ का ही एक सैनिक है, आपने भी कुछ दिन पहले देखा होगा, मुंह छूपर करके अटारी बॉर्डर से अंदर आया है, अभिनंदन। ये आपके देश की पावर है, जो आपके ग्लोबल लीडर हैं नरेंद्र मोदी जी, जिनके अंडर में आपको देखने को मिल रहा है। वो चेंज आपको, एस जयशंकर जो आज खुल के बोल रहे हैं कि यूरोप की प्रॉब्लम हमारे देश की प्रॉब्लम नहीं है। नो फिकर के कार्यक्रम युवाओं की बात में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ है एक ऐसे यूथ आइकॉन जिन्होंने भारत में ही नहीं विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन किया है, और साथ ही साथ ऐसे गौरवान्वित किया है जिन्हें सतना का हर बच्चा बच्चा जानता है। हमारे साथ हैं रत्नेश पांडे जी, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करा चुके हैं और माउंट एवरेस्ट पर भी तिरंगा लहरा चुके हैं। रत्नेश जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप माउंटिंग करेंगे, पर्वतारोही बनेंगे, कैसे शुरुआत हुई इसकी? चूँकि सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, हमेशा हमारे कॉर्पोरेट के टर्म पे हम एमटीआई कहते हैं, मदर टंग इन्फ्लुएंस, कि आपके बोलने की शैली क्या है। तो आपके बोलने की शैली से जब मैंने आपसे बात करी तो मुझे मालूम पड़ा कि आप बुंदेलखंड से आते हैं, सागर से आते हैं। तो मेरी जो पर्वतारोहण की जो मेरी शुरुआत है, साहसिक खेलों की जो शुरुआत है, उसमें बुंदेलखंड की माटी का बहुत अहम योगदान है। और मेरी माउंटेनरिंग की शुरुआत महाकाल के द्वार से हुई। महाशिवरात्रि को 2013 पे जब मैं महाशिवरात्रि को व्रत था मेरा, उस दिन भोलेनाथ के दर्शन करने हम उज्जैन गए। मेरे साथ मेरा बड़ा प्रिय मित्र मनीष अग्रवाल जो छतरपुर के रहने वाले हैं वो थे, और उस दिन हम दर्शन करके निकले और अपना व्रत खोल रहे थे। तो एक हंसी मजाक जैसे दोस्तों में याराना में बात होती है, उसने बोला, जो पांडे जी जो एक बात बताओ, जो यहाँ दर्शन होगा वो भगवान के, आप कहाँ करना है। तो अच्छा, तब ज़्यादा पैसे नहीं थे जेब में, पासपोर्ट नहीं था, कहीं बाहर घूमने नहीं गए थे। तो मैंने ऐसे ही एकदम सरलता से बोला कि मनीष भाई एक काम करें, क्यों नहीं अपन पशुपतिनाथ नेपाल चले, विदेश का विदेश हो जाएगा, पासपोर्ट भी नहीं लगेगा, ज़्यादा खर्चा भी नहीं होना, और थोड़ा ऊंचाई स्थान में घुमाएंगे। तो एक और खाते हुए उसने बोला, अपन एक काम और नहीं करें, काहे नहीं अपन कैलाश मानसरोवर चलें। तो हमने बोला ये आइडिया भी अच्छा है आपका। तो एक और खाते हुए मैंने बोला, यार मनीष भाई अगर ऊपर ही जाना है तो क्यों ना माउंट एवरेस्ट चलें। तो ऐसे ही दोस्तों के बीच बात करते हुए महाकाल की प्रेरणा कहूँ, महाकाल का प्रसाद कहूँ, कि महाशिवरात्रि के उस पावन दिन पे उनका वो प्रसाद मिला कि मध्य प्रदेश के गठन को 6 दशक हो गए थे, किसी ने भी एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं चढ़ी थी। ये सौभाग्य मुझे मिला कि मध्य प्रदेश में पर्वतारोहण की आधिकारिक नींव मैंने रखी, और 2015 पे मध्य प्रदेश का प्रथम आधिकारिक पर्वतारोही बन के मैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने गया। शायद नियति को कुछ और मंजूर था। 2015 में जब मैं एवरेस्ट चढ़ने गया, तब एवरेस्ट की ऊंचाई 29,000 फीट है। 29,000 फीट में से 23,000 फीट तक की चढ़ाई हमने लगभग चढ़ ली थी। इस बीच नेपाल में भूकंप आया, जैसे आज के समय पे आप टर्की सीरिया में जैसा आपने भूकंप देखा, ऐसा ही विनाशकारी भूकंप, बल्कि इससे भी तेज 7.8 मानक का भूकंप नेपाल पे आया। उस दौरान हम 23,000 फीट पे अटके हुए थे। मेरे साथ के 21 पर्वतारोहियों की उसमें जान चली गई। 3 दिन तक हमारे पास खाने का ठिकाना नहीं, रुकने का ठिकाना नहीं। हमें ये भी भरोसा नहीं था कि शायद हम जिंदा भी वापस जाएंगे या नहीं। लेकिन फिर वही तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, महाकाल की कृपा थी कि 3 दिन बाद हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके हमें वापस नीचे लाया गया। 2016 पे मैं दोबारा माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए गया। इस बार ना केवल मैंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा, बल्कि मुझे सौभाग्य मिला कि प्रथम बार अपने देश का राष्ट्रगान जनगण मन मैंने एवरेस्ट के शिखर पे गाया। और ये मेरे लिए बहुत गर्व का पल था जब मैंने वहाँ पे दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पे, दुनिया के शिखर पे खड़े होके अपने देश का राष्ट्रगान गाया। इस तरीके से मेरी पर्वतारोहण की जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद मेरे स्टूडेंट्स ने भी एवरेस्ट क्लाइम किया। आज मध्य प्रदेश में पर्वतारोहण को आधिकारिक पहचान मिल गई है। माउंटेनरिंग को लेके मध्य प्रदेश शासन का, मध्य प्रदेश सरकार का जो सर्वोच्च पुरस्कार है विक्रम पुरस्कार, वो दिया जाने लगा है। ये इस वर्ष से मध्य प्रदेश विक्रम पुरस्कार साहसिक खेलों की कैटेगरी में भी दे रही है, और इस वर्ष पहला पुरस्कार साहसिक खेलों का मुझे मिल रहा है माउंटेनरिंग की क्षेत्र में।
तो मुझे लगता है कि अगर आप प्रयास करेंगे, किसी भी क्षेत्र में प्रयास करेंगे, कोई भी व्यक्ति प्रयास करेगा किसी भी क्षेत्र में, और यदि उसके अंदर वो चाहत है, जज़्बा है आसमान में उड़ने की, पंख खोल के उड़ने की, ये ना देखने की कि कितना ऊपर जाना है। क्योंकि आज के युवाओं को मैं सबको एक बात कहता हूँ कि आपके अंदर की जो काबिलियत है, ये आपके अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति तय नहीं कर पाएगा। आप तो उस माटी से आते हैं, जो हम बोलते हैं ना, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। अरे वो शौर्य की धरती है, वो पराक्रम की धरती है, वो झांसी की रानी की धरती है, चिरौंजी की बर्फ़ी की धरती है, बहुत सुंदर है। आर्मी का डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। तो जहाँ पे भी हम बात करें, आपके क्षेत्र की बात करें, हमारा सतना, बघेलखंड की जान, औद्योगिक क्षेत्र, हम स्टेट में इंदौर के बाद सेकंड नंबर पे रेवेन्यू जनरेशन वाले लोग हैं, टैक्स पेयर्स हैं। मुझे लगता है छोटे शहरों में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, वहाँ के लोगों में इतना पोटेंशियल है, क्यों क्या कुछ नहीं कर सकते, असंभव को भी संभव कर सकते हैं। बहरहाल ज़रूरत है उनको मात्र एक गाइडेंस की, एक मार्गदर्शन की, और सबसे बड़ी बात वो नेवर गिव अप वाले एटीट्यूड की। आपको हार नहीं माननी है। अरे होगा कैसे नहीं, क्योंकि करने वाले भी तो इंसान ही है ना, किसी भी क्षेत्र में करते हैं। तो इस तरीके से अपने पर्वतारोहण की जर्नी को लेके मैं आगे बढ़ा, और निरंतर मैं लगा हुआ हूँ कि हम कैसे कुछ कुछ अपने व्यक्तिगत हित के लिए, सामाजिक हित के लिए, देश हित के लिए हम क्या क्या नए नए आयाम स्थापित कर सकते हैं, क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे निरंतरता बना के हम चल रहे हैं। जैसे मुझे सौभाग्य मिला कि दुनिया के प्रथम किन्नरों के एक दल को, लैंगिक भेदभाव को दूर करके, नर नारी किन्नर एक समान का संदेश लेके, हमने दुनिया के प्रथम किन्नरों के एक दल को एक पर्वतारोहण कराया, दिव्यांगों के एक दल को पर्वतारोहण कराया। तो जब आप अनूठे प्रयास करते हैं, आप लगे रहते हैं, समस्याएं एक नहीं हज़ार आएंगी, हज़ार नहीं लाख आएंगी, मगर जीवन पे एक बात याद रखिए कि आसमान में कितना ऊपर आपको उड़ना है, ये केवल एक व्यक्ति को तय करने दीजिएगा, अपने आप को। किसी भी दूसरे व्यक्ति को तय मत करने दीजिएगा। आपने शायद पढ़ा होगा कि कस्तूरी कुंडल मृग बसे मृग धोड़े जगमाही। आपके अंदर की जो पावर है, जो इनर पावर है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ जो है, आपकी आध्यात्मिक शक्ति जो है, इसका आकलन कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। कोई भी मेल है, फीमेल है, गांव परिवेश में रहने वाले जो हमारे बच्चे आज इतने स्ट्रांग हैं कि मुझे लगता है जो एवरेस्ट के दौरान जो मैं अपनी सबसे हार्डेस्ट प्रैक्टिस कर रहा था ना, मैं 100% आपके चैनल से आज पहली बार कह सकता हूँ कि मैं गांव के किसी भी बच्चे को उठा के आंख बंद करके पकड़ के उठा लूँगा ना, वो बच्चा भी वो प्रैक्टिस कर सकता है, क्योंकि वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग है। मेंटली इसलिए स्ट्रांग है कि जब उसको मेड़ में मट्टी लगानी होती है, जब उसको चारा काटना होता है, जब उसको गाय चराने, छेरी चराने जाना होता है, तो उसके मन में कुछ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। और किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर अपने प्रति कॉन्फिडेंस, अपने प्रति ये भाव होना ज़रूरी है। हाँ, कुछ कुछ क्षेत्रों में जहाँ हमारे पे कमी है, मेंटरशिप की कमी है, गाइडेंस की कमी है, किस दिशा में हम जाएँ, उस पे हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि समाज के युवाओं को प्रोत्साहित करें, उनको आगे बढ़ने में हेल्प करें। पांडे जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है, भारत का नाम वहाँ पर भी रोशन किया है, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे और क्या वो विषय रहा, कैसे आपने ये नाम रोशन किया आपने। एक तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैंने चलती हुई मोटरसाइकिल के सीट के ऊपर खड़े होकर के 32.3 किलोमीटर मैंने बाइक चलाई। बाइक चल रही थी, मैं सीट के ऊपर दोनों हाथ खोल के ऐसे खड़ा हुआ था, और लगभग 33 किलोमीटर जब मैं वो चला, वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। वो मैंने अपनी कर्म भूमि, क्योंकि मेरा एक लंबा समय माँ अहिल्याबाई की नगरी इंदौर में बीता है, बहुत कुछ मैंने इंदौर से सीखा है, और एक नई पहचान मुझे इंदौर से मिली है। उस समय ये वर्ल्ड रिकॉर्ड एक चाइनीज़ के नाम पे था। एक चाइनीज़ के नाम पे 5 किलोमीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड था कि उसने चलती मोटरसाइकिल के सीट के ऊपर खड़े होकर 5 किलोमीटर बाइक चलाई। अब चीनियों से हम भारतीयों का कितना प्रेम है तो शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तब मैंने उस 5 किलोमीटर के रिकॉर्ड को 20 किलोमीटर से तोड़ दिया। लेकिन एक लड़कपन बोलिए, आप बोलिए कि कहीं ना कहीं हमारा खुद का वो लापरवाही थी कि हम डॉक्यूमेंटेशन में उतना अच्छा नहीं कर पाए, या लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से हमारा वो सर्टिफिकेशन अप्रूव नहीं हुआ। इस बीच उस 5 किलोमीटर के रिकॉर्ड को भारतीय सेना के एक अधिकारी ने, जबलपुर में हमारी जो पूरी टीम डेयर डेविल्स की बैठती है, उनके एक अधिकारी ने उस 5 किलोमीटर के रिकॉर्ड को 16 किलोमीटर से तोड़ दिया। अब चूंकि आर्मी के जवानों से, आर्मी परिवारों से एक बहुत ही दिल से लगाव है मेरा, पूरे देश भर में कई परिवारों से मिल चुका हूँ, मेरे लिए वो प्रेरणा स्रोत रहे हैं मेरी माउंटेनियरिंग की जर्नी में। उनका सोच के मैं कई मुश्किल टास्क भी मैंने पूरे किए। तो मुझे लगा अगर आर्मी का रिकॉर्ड तोड़ना है तो उनको पूरा सम्मान देना चाहिए। तो चूंकि उस समय इंडियन आर्मी का रिकॉर्ड 16 किलोमीटर का था, तो मैंने रिकॉर्ड जस्ट उससे डबल तोड़ा, 16 का 32 करके
मैंने 32.3 किलोमीटर का मैंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और अपनी कर्म भूमि इंदौर स्मार्ट सिटी को मैंने वो डेडिकेट किया। और इंदौर इकलौती स्मार्ट सिटी है जिसके नाम पे एक्सक्लूसिव स्मार्ट सिटी के नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तब तत्कालीन वहाँ की महापौर महोदया जो अभी विधायक भी हैं, मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ जी, वो और मनीष सिंह साहब वहाँ कमिश्नर थे, उन दोनों के मौजूदगी पे मैंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, इंदौर स्मार्ट सिटी को डेडिकेट किया। मैं सभी व्यूवर्स को एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, ये जो स्टंट्स हम परफॉर्म करते हैं ये पूरे सेफ्टी प्रिकॉशंस मेजर्स के साथ करते हैं। हम लोग ट्रेंड प्रोफेशनल है। प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम, घर में ऐसे ही ना करें, उसको सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ हम लोग करते हैं, अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ करते हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने स्मार्ट सिटी का जिक्र किया, तो सतना स्मार्ट सिटी के भी आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, यहाँ पे स्वच्छता के भी आप ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये ब्रांड एम्बेसडर का सफ़र कैसे हुआ, कैसे और आप बढ़े, कैसे ये आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? नहीं, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा 2015 पे तो मैं इंदौर का ब्रांड एम्बेसडर था, उन्होंने बनाया था। उसके बाद जब मेरी एवरेस्ट की यात्रा सफल हुई 2016 में, 21 मई 2016 को जब मैं एवरेस्ट चढ़ के आ गया, तब यहाँ सतना नगर पालिक निगम की माननीय महापौर महोदया ममता पांडे जी ने ये बात सबके समक्ष रखी कि सतना जैसे छोटे शहर से निकल के पूरे देश दुनिया में जिस व्यक्ति ने नाम किया है उसको हम अपना यूथ आइकन बनाते हुए ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। तो मैं हर मंच से उनको धन्यवाद देता हूँ और कहता हूँ कि ये उनका बड़प्पन था, उन्होंने मुझे सतना स्मार्ट सिटी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, चूँकि ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते आपका काम होता है कि आपको ब्रांडिंग प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करना है। इसके अलावा इंटरनल आपका किसी भी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है कि पॉलिसी मेकिंग, बाकी क्या प्रोजेक्ट्स हैं, सब से हमारा कोई लेना देना नहीं था। हमारा मात्र ये था कि हाँ, हमें इस चीज़ को अच्छा बताना है, प्रोजेक्ट करना है, अपने शहर के बारे में अच्छा बताना है। तो मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय था कि मैं अपनी मातृभूमि के बारे में मैं पूरी दुनिया में बता सकूँ। उसके बाद मैं असम सरकार का भी एम्बेसडर बना। उन्होंने उनका अम्बुबाची महोत्सव होता है, माँ कामाख्या की धर्म ध्वजा लेकर मैंने पूरे देश भर में प्रचार प्रसार किया था। मैंने वहाँ पे भी जाके, असम में जाके, कई अलग अलग पर्वत शिखरों में जाके मैंने सतना स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत अभियान, इसके साथ में हमारे यहाँ सतना ऐसी पावन धरती है, मैं बार बार कहता हूँ और बड़े गर्व से कहता हूँ कि वो राम लला थे जो अयोध्या में थे, वो राम राजा सरकार थे, हैं जो ओरछा में बैठे हैं, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है ना, वो इस धरती में आके बने। एक आदर्श मानव कैसे हो सकता है, एक व्यक्ति की क्या शक्ति हो सकती है। ये अपने 14 वर्ष के वनवास में प्रभु श्री राम ने 11.5 वर्ष इस सतना की धरती में बिताए। तो मुझे लगता है यदि हम इस धरती को उस तरीके से देखें, उन्होंने, आपने अगर देखेंगे कृष्ण और राम पे अगर आप एक बहुत बड़ा अलग अलग चारित्रिक वर्णन जब आप देखेंगे, श्री कृष्ण ने कई बार अपने देव रूप का प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि वो शक्ति हैं, वो भगवान हैं, लेकिन राम ने कभी नहीं किया। एक मानव कैसा कर सकता है, पैदल चलता हुआ, लंगूरों को, आदिवासी वनवासियों को समेटता हुआ, कैसे असत्य पे सत्य की विजय हो, कैसे गलत पे सही की विजय हो। उन्होंने दर्शाया कि इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जहाँ पे जिस धरती को अपनी कर्म भूमि बनाई हो, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी हो, जहाँ पे त्रिकुट पर्वत पे ज्ञान की देवी सरस्वती स्वरूपा माँ शारदा स्वयं विराजमान हो, जिस धरती को सफ़ेद शेरों की धरती के नाम से जाना जाता हो, यहाँ पे बुद्ध के अवशेष मिले हो, भला इससे ज़्यादा गर्व की बात मेरे लिए क्या हो सकती है कि मैं ऐसी धरती में मैंने जन्म लिया और ऐसी धरती का मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और मुझे लगता है दुनिया के हर कोने पे जब तक मैं हूँ इस धरती में, हमेशा सतना का नाम ऐसे ही बढ़ाता रहूँगा। जिस भी तरीके से मुझे मौका मिलेगा, ब्रांडिंग, प्रमोशंस, मेरा प्रयास है कि सतना की जो पहचान है वो सतना के नाम से होनी चाहिए। जिस स्तर पे लंदन, जिस स्तर पे मुंबई, दिल्ली हैं, कोलकाता है, उस स्तर पे दुनिया के विश्व पटल पे जब भी बात आएगी सतना, तो लोगों को ये नहीं बताना पड़े कि कौन सा सतना, एक बार में क्लिक होना चाहिए लोगों को कि क्या सतना। ये एक ध्येय, एक संकल्प जो मेरे मन में है, मैं उसको लेके प्रयासरत हूँ। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पर्वतारोही हैं, चाहे वो पुरुष हों चाहे महिलाएं हों, वो इस क्षेत्र में कैसे बढ़ सकती हैं, कैसे उनको मार्गदर्शन कर सकते हैं, या फिर ऐसी कुछ पर्वतारोही जो महिलाएं भी इस क्षेत्र में बड़ी हैं या फिर वो अपना भविष्य इसमें बनाना चाहती हैं, तो उनके लिए क्या मार्गदर्शन रहेगा? सबसे पहले बताना चाहता हूँ मैं सभी व्यूवर्स को कि अगर आप पर्वतारोहण के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश में, भारत में कुछ ऐसे पर्वतारोहण संस्थान हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी छाप बना रखी है, पूरी दुनिया में जिन्होंने अपना डंका बजवा रखा है।
अब जिनमें से अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली पे है, उसके बाद नेहरू इंस्टीट्यूट उत्तरकाशी में है, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग में है। ऐसे और भी कई इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पर्वतारोहण के क्षेत्र में कार्य करना चाहता है या माउंटेनियरिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है, वो इन इंस्टीट्यूट्स में अपने आप को एनरोल कर सकता है। वहाँ पे बेसिक की ट्रेनिंग ले सकता है, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, उसके सफल कंप्लीशन के बाद में एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स, उसके कंप्लीशन के बाद में मास्टर कोर्स, ऐसे चरणबद्ध तरीके से अलग अलग कोर्सेस कर सकता है। ये तो माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग की बात हुई। बहरहाल अगर मैं एवरेस्ट की बात करूं या किसी भी ऐसे दूसरे पर्वत की बात करूं, तो मध्य प्रदेश में एक बहुत अच्छी बात हुई कि यदि कोई भी मध्य प्रदेश का मूल निवासी यदि वो माउंट एवरेस्ट की यात्रा करना चाहता है, माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहता है, यदि वो माउंट एवरेस्ट के शिखर पे मध्य प्रदेश का देश का ध्वज लगाना चाहता है, तो उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार 15 लाख रुपए तक का अनुदान दे रही है। हमारे मध्य प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी एक वो वाइब्रेंट सोच के साथ, वो विजन रखते हुए उन्होंने प्लान किया कि हमें ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी मध्य प्रदेश में प्रमोट करना है, और 15 लाख रुपए तक का अनुदान मध्य प्रदेश सरकार दे रही है। इसके साथ में अगर आप एवरेस्ट पे सफलतापूर्वक चढ़ाई चढ़ते हैं, तो उसके बाद मध्य प्रदेश का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, विक्रम पुरस्कार, वो भी उन एवरेस्ट विजेताओं को मिलेगा। इसके साथ में विक्रम पुरस्कार के क्या क्या बेनिफिट्स हैं तो आपको मालूम है, उसमें सरकारी नौकरी है, 2 लाख रुपए हैं, और भी जो आपका सामाजिक दायरा है, इन सब चीज़ों में बढ़ोतरी होती है। तो आज एडवेंचर स्पोर्ट्स, माउंटेनियरिंग किसी पहचान का मोहताज नहीं है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश ने अभी कुछ समय पूर्व ही खेलो इंडिया की मेज़बानी करी। आज स्पोर्ट्स को लेके मध्य प्रदेश गवर्नमेंट बहुत सजग है, बहुत हर तरीके से आगे बढ़ रही है। जो मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में बैठा कोई भी युवा यदि पूरी दुनिया को अपना लोहा पर्वतारोहण के माध्यम से मनवाना चाह रहा है, तो बिल्कुल उसके लिए सभी रास्ते खुले हैं, बस ज़रूरत है उसको अपने घर से बाहर निकलने की। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे शासन प्रशासन की आपने योजनाओं के बारे में बताया कि शासन प्रशासन की योजनाओं से भी लाभ मिल रहा है, तो शुरुआत में जैसे कि कोई माउंटेनिंग करना चाह रहा है, कोई पर्वतारोही बनना चाह रहा है, तो उसको लिए या फिर कोई एवरेस्ट चढ़ना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या सफ़र रहेगा, किस तरीके से वो शुरुआत करे? एक बिल्कुल जो नॉर्मल स्टूडेंट है या नॉर्मल एक युवा है, वो कैसे बढ़ सकता है? उसको कैसे शासन प्रशासन की योजनाओं का लाभ मिल सकता है कि उसे भी कुछ मदद मिल के वो ट्रेनिंग कर सके या फिर उस पर चढ़ सके पर्वत पे? जैसा मैंने आपको अभी पूर्व में भी बताया कि ये सबसे पहले व्यक्ति विशेष की इच्छा शक्ति, उसका विजन, इस पे निर्भर करता है कि वो कितना डेडिकेटेड है अपने कार्य को लेके। एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, जो एवरेस्ट है वो हम माउंटेनियर्स की सर्वोच्च डिग्री है, वो माउंटेनियर्स के लिए सर्वोच्च प्लेटफॉर्म है। आप एक बार में ही वहाँ पे छलांग मार के नहीं जा सकते, आपको सिस्टमैटिक पहले कोर्सेस करने हैं, फिर कुछ पहाड़ चढ़ने हैं, फिर आर्थिक सहयोग भी आपको लेना पड़ेगा एवरेस्ट के लिए, फिर आप जाएंगे। और इतनी लंबी जो प्रक्रिया है, इस लंबी प्रक्रिया के लिए सबसे पहले आपके पास में एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। आपको गाइडेंस के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि आप सबसे पहले जब मन बनाएं तो एक मन जरूर बनाएं कि लाइफ दाल चावल नहीं है जिसको साना और खा गया। बहुत बहुत प्रैक्टिकल, बहुत स्पष्ट बात जो है ये, लाइफ इज़ वेरी टफ। टफ किस सेंस में बोल रहा हूँ कि हाँ, कुछ भी आपको परोस के नहीं मिलेगा। वहीं दूसरे पॉइंट पे बोलूँ, लाइफ इज़ वेरी इजी। यदि आप चाह लेंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता। आपको धैर्यपूर्वक अपने मन को ये बनाना है कि कई बार अप्स एंड डाउन्स आपके लाइफ में आएंगे। मध्य प्रदेश से जो पहले माउंट एवरेस्ट विजेता जो महिलाएं हैं, वो मेरी ही स्टूडेंट हैं, मैंने ही उनको चढ़ाया। तो फीमेल्स के लिए भी ये इक्वल उतने ही रास्ते खुले हैं जितना मेल के लिए है। इसमें लाइक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का या लैंगिक भेदभाव का कोई विषय ही नहीं है। हाँ, आपको अपने आप को कन्विंस करना है, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है, और मान के चलना है कि चूँकि आप जब बेस्ट की तैयारी करते हैं, एवरेस्ट मात्र एक माउंटेन नहीं है, एवरेस्ट एक माइलस्टोन है। मैं हमेशा कहता हूँ, एवरेस्ट जो माइलस्टोन है वो बेस्ट का माइलस्टोन है, सर्वोच्चता का माइलस्टोन है। जैसे आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, जो व्यक्ति यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है ना, उसका एवरेस्ट क्या है? एक आईएएस ऑफिसर बनना। एक जो मेडिकल की पढ़ाई करता है, उसका एवरेस्ट क्या है? एक डॉक्टर बनना। वैसे ही आपके लाइफ का एवरेस्ट क्या है? ज़रूरी नहीं कि आपके लाइफ का एवरेस्ट वो पहाड़ हो, आपके लाइफ का एवरेस्ट कुछ भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप एवरेस्ट चढ़ेंगे ना, तो एक नहीं हज़ारों लाखों प्रॉब्लम्स आएंगी। बस वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखना है, वो ऑल इज़ वेल बोलते जाना है, और 100% आपका रास्ता कोई नहीं रोक पाएगा।
आसमान आपके लिए पूरा खुला है। इस पूरी दुनिया में आप उसी तरीके से नाम रोशन कर सकते हैं जैसे विवेकानंद ने पूरी दुनिया के सामने अपना नाम रोशन किया था। पांडे जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप विकास यात्रा के में भी शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी, या फिर कहें मध्य प्रदेश में जो विकास यात्रा चल रही है उसमें भी आप देखे गए, तो क्या कारण रहा कि कहीं आप राजनीतिक क्षेत्र में तो नहीं जा रहे हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है? क्या राजनीति में शामिल होने वाले हैं? मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि चूँकि होता है कि पत्रकारों के शब्द बाण से बचना अच्छे-अच्छों के लिए संभव नहीं होता है। मैं लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो विकास यात्रा है, ये भाजपा की विकास यात्रा नहीं है, ये मध्य प्रदेश सरकार की विकास यात्रा है। मध्य प्रदेश के अंदर रहने वाले सभी जो यहाँ के मूल नागरिक हैं, उनको वो मूलभूत सुविधाएं कैसे मिल सकें, जो हितग्राही हैं उन तक योजनाओं का लाभ कैसे पहुंच सके, ये मुझे लगता है जो शिवराज जी का मिशन है, मोदी जी का विजन है, अल्टीमेट विजन ये है। अगर मैं पॉलिटिक्स को देखता हूँ, जैसा आपने बोला, मतलब अगर मैं बहुत ऑनेस्ट बोलूँ तो इसमें कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि समाज सेवा का सर्वश्रेष्ठ माध्यम राजनीति है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जो आप कर सकते हैं सोसाइटी पे, वो आप पावर के माध्यम से कर सकते हैं। बहरहाल अगर मैं व्यक्तिगत अपनी बात करूं तो वो राजनीति के क्षेत्र में इस तरीके से नहीं, वो समाज सेवा के क्षेत्र में इस तरीके से है कि जहाँ पे मैं सतना स्मार्ट सिटी का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, और चूँकि जो मध्य प्रदेश विधानसभा, मतलब अगर बात करूँ सतना विधानसभा की जो विकास यात्रा है, इसमें 45 वार्ड जो आते हैं वो नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जो हमारे बाकी ग्राम पंचायत हैं, 31 ग्राम पंचायत, उसका एक पार्ट ग्रामीण है और एक मेजर पार्ट शहरी क्षेत्र है। तो ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते जहाँ पे एक तरफ पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है, ठीक है, राजनीतिक लोग भी लगे हुए हैं, तो सबका मिलके एक ये प्रयास है कि कैसे अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, वो व्यक्ति जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज है, उस व्यक्ति को भी कैसे वो सभी लाभ दिलाए जा सकें। आप लाडली लक्ष्मी की बात करिए, आप आयुष्मान कार्ड की बात करिए, आप लाडली बहना योजना जो 5 मार्च से शुरू होने वाली है, आप उसका लाभ कैसे दिला सकते हैं, वृद्धा पेंशन कैसे दिला सकते हैं, आप इन सभी चीज़ों को उस व्यक्ति तक कैसे पहुंचा सकते हैं जो व्यक्ति सही मायने पे उसका पात्र है। अपात्र व्यक्तियों को कैसे स्क्रूटनी कर सकें। हर व्यक्ति अपने दिल पे हाथ रख के एक बात बताए, आपसे मैं पूछता हूँ, क्या एक ऐसा व्यक्ति जो मजदूरी करता है या एकदम निम्न स्तर पे कार्य कर रहा है, उसके पास इतनी क्षमता होती है कि वो कमिश्नर स्तर पे, कलेक्टर स्तर पे आके, वो महापौर विधायक स्तर पे, मंत्री स्तर पे आके अपनी बात रख सके? आदमी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, जयराम जी नहीं निकलता है, ये रियलिटी है। और जब उस व्यक्ति के दरवाजे पे पूरी सरकार खड़ी होती है, पूरा शासन प्रशासन खड़ा होता है, उसके कंधे पे हाथ रख के पूछते हैं कि माई सब मिला कि नहीं मिला, विधवा पेंशन चल रही है, बच्चों का सबका आयुष्मान कार्ड बना है, राशन मिल रहा है, कोविड वैक्सीनेशन लगा है, तो मुझे लगता है कि शासन की जो नीति है, शासन का जो प्रयास है, 365 दिन काम करने वाला जो एक भाव है, हर व्यक्ति तक पहुंचने की जो चाहत है, मुझे लगता है ये आज के पॉइंट में केवल राजनीतिक व्यक्ति या भाजपा से जुड़ा व्यक्ति या प्रशासनिक व्यक्ति को नहीं, हर व्यक्ति को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए इस विकास यात्रा में जुड़ना चाहिए। अगर हो सकता है मेरे पास सभी सर्व सुविधा युक्त हूँ मैं, लेकिन मेरा बगल वाला नहीं है, तो मुझे भी उस विकास यात्रा में साथ में चलते हुए अपने पड़ोसी को बोलना चाहिए कि यदि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, आपके दरवाजे आए, इन सभी लोगों को आप अपनी ज़रूरतें बताइए, ये व्यक्ति आपको वो ज़रूरतें देगा। कई कई सॉल्यूशंस हाथों हाथ दिए गए इस विकास यात्रा के दौरान। जो नगर निगम क्षेत्र, मतलब सतना विधानसभा 63 का जो निगम क्षेत्र है, यहाँ पे जब मैं अलग अलग क्षेत्रों पे हम गए, हमने देखा कई जगह हमारे इस विधानसभा के जो प्रभारी माननीय योगेश ताम्रकार जी और कमिश्नर महोदय राजेश शाही साहब, इन लोगों ने हाथों हाथ निराकरण करते हुए कुछ लोगों को ट्राईसाइकिल दे दिया, कुछ लोगों के कार्ड्स बनवा दिए कि इसका 24 घंटे के अंदर जवाब दो। अब इससे अच्छा भला क्या हो सकता है, जहाँ पे आप देखते हैं कि एक विजन है। मैं कह सकता हूँ कि आप पार्टी करें, नो पार्टी करें, मगर ये हम 125 करोड़ देशवासियों के लिए ये बिल्कुल बहुत गर्व की बात है कि आज इस देश का जो नेतृत्व कर रहा है वो एक शेर कर रहा है। हिटलर कहते हैं कि मुझे शेरों की उस फौज से डर नहीं लगता जिसका नेतृत्व एक गीदड़ कर रहा है, मुझे गीदड़ों की उस फौज से डर लगता है जिसका नेतृत्व एक शेर कर रहा है। लेकिन भारत के लिए तो ये बात और भी लागू होती है कि भारत का नेतृत्व भी एक शेर कर रहा है और भारत का रहने वाला हर व्यक्ति भी अपने आप में एक शेर है। इसीलिए आप देखिए, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बोलता हूँ। हम कई बार बोलते हैं धर्म से भक्ति, भक्ति से शक्ति। सबसे पहले ये
नरेंद्र मोदी जी के विजन था, उनकी मेहनत थी। आप देखिए कि कहीं ना कहीं सरकार ने सबसे पहले हमारे देश के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो भव्य राम मंदिर जो अयोध्या में बनने जा रहा है, इसके पीछे जो कई वर्षों का संघर्ष था वो अब जाके जमीन पे दिख रहा है। आपको आज से 2013 की बात आपको शायद याद होगी, सुधाकर सिंह का नाम आपने सुना है? सीधी से जी। सुधाकर सिंह हमारे देश के वो जवान थे जो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी कर रहे थे। ये पाकिस्तानियों ने चुपके से कायरतापूर्वक पीछे से हमला करके उनको अपने तरफ ले गए। उनके शरीर के साथ क्या क्या किया आपने देखा कि उनका सर जो था फुटबॉल बना के वो खेलने लगे। ये हर हिंदुस्तानी को दुखा है कि ऐसी हरकतें जो पाकिस्तानी आर्मी ने करी थी। कारगिल वॉर आपको याद होगा, कैप्टन सौरभ कालिया आपको याद करना चाहिए, कैप्टन अमित भारद्वाज आपको याद करना चाहिए। पाकिस्तानी आर्मी ने आर्मी प्रोटोकॉल फॉलो ना करते हुए बर्बरता की, मानव मूल्यों को ताक पे रख दिया। आज भी इंटरनेशनल कोर्ट पे कैप्टन सौरभ कालिया की फैमिली लड़ रही है कि ठीक है, आर्मी में लड़ाई होना, इधर से लोग ख़त्म होंगे, उधर से लोग ख़त्म होंगे, ये एक बात है, लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति के साथ बर्बरता करते हैं वो मानव मूल्यों के खिलाफ है। आप गर्व से इस बात को कह सकते हैं कि जो हमारे सीधी के रहने वाले सुधाकर सिंह के साथ जो बर्बरता पाकिस्तानी आर्मी ने 2013 में करी थी, आज मजाल है किसी भारतीय के साथ करते। आपके यहाँ का ही एक सैनिक है, आपने भी कुछ दिन पहले देखा होगा, मुंह छुपर करके अटारी बॉर्डर से अंदर आया है, अभिनंदन। ये आपके देश की पावर है, जो आपके ग्लोबल लीडर हैं नरेंद्र मोदी जी, जिनके अंडर में आपको देखने को मिल रहा है। वो चेंज आपको, एस जयशंकर जो आज खुल के बोल रहे हैं कि यूरोप की प्रॉब्लम हमारे देश की प्रॉब्लम नहीं है। यदि यूरोप को लगता है कि उनकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है, तो इक्वली हमारी प्रॉब्लम भी उनकी प्रॉब्लम है। आज खुल के बोल रहे हैं वो कि चाइना से कोई डरता नहीं है। उन्होंने दोबारा अभी उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट आप पढ़िए, वो वापस उन्होंने नाम कोट करके बोला है कि चाइना से भारत को कोई भय नहीं है। हम आज वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल लीडर जो बन रहे हैं वो अपने कर्मों से बन रहे हैं, अपनी शक्ति से बन रहे हैं, और इसमें कोई दो मत की बात नहीं है कि जो हमारी लीडरशिप है वो देश के लिए समर्पित है। और जहाँ पे ऐसी लीडरशिप देश के लिए काम करती है, मुझे लगता है यदि ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट में, ऐसे किसी भी विजन के साथ यदि आप चलते हैं, तो इसमें कोई दो मत की बात नहीं कि जो हम देखते हैं कि स्वर्णिम भारत की जो हम कल्पना करते हैं वो बहुत जल्द पूरा होगा। और ये आपको बढ़ चढ़ के, मैं आपके चैनल के माध्यम से हर व्यक्ति को कहता हूँ कि आप बढ़ चढ़ के इस विकास यात्रा में अपने आप को लाभ दिलाएं, अपने से जुड़े लोगों को लाभ दिलाएं और इस विकास यात्रा को सफल बनाएं। आपसे अब जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आए हैं, कभी इन्फोसिस में आप जॉब करते थे, उसके बाद आप पर्वतारोही हुए, उसके बाद आपने हाथ छोड़कर मोटरसाइकिल चलाई, ये सभी आपके कारनामे हैं। तो क्या भविष्य में कभी चुनाव भी लड़ते देखे जा सकते हैं? इस क्षेत्र में भी आप आ सकते हैं क्या? सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि बहरहाल इतना हमारे इंडियन माइंडसेट में एक बात जैसे देखते हैं कि बहुत सारा ना हाइप क्रिएट कर दिया जाता है किसी भी चीज़ को लेके, इतना ज़्यादा बता दिया जाता है, अरे यार वो तो आईएएस है, अरे यार वो तो नेताजी हैं। ये भी वैसी ही एक सिंपल जॉब है, आप समझें, जो समाज सेवा के लिए कर रहे हैं। आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं या आप एक मंत्री बनते हैं। आपके प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, मैं प्रधान सेवक हूँ। आप सही मायने में उसका फ़र्क समझ रहे हैं? चुनाव की अगर मैं बात करूं, चुनाव क्या है? सही व्यक्ति का चुनाव सही जगह के लिए। मैनेजमेंट कहता है राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। हाँ ठीक है, मैंने अलग अलग क्षेत्रों में कार्य किया है, मेरी एक्सपर्टाइज है। यदि लगता है कि चुनाव लड़ना है, समाज के लिए कुछ करना है, और यदि मौका मिलेगा, तो मैं क्यों गलत बोलूं, मैं क्यों झूठ बोलूं? इससे कोई परहेज नहीं है, मुझे परहेज नहीं होना चाहिए, देश के किसी युवा को परहेज नहीं होना चाहिए। जहां हम बोलते हैं, आज हम बोलते हैं कि भारत एक युवा देश है। एक छोटी सी बात, किसी भी प्रोफाइल को मैं कम नहीं आंक रहा हूँ, किसी भी कार्य को मैं छोटा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उदाहरण के लिए समझिए कि यदि एक व्यक्ति जो रिक्शा चला रहा है, आप लोकतांत्रिक ढांचे में उसको बेशक आप विधायक बना सकते हैं, सांसद बना सकते हैं, और बनाइए, कोई बुराई नहीं है। उसका विजन कितना होगा? उसका विजन इतना होगा कि मैं साइकिल में हूँ, मैं रिक्शा चला रहा हूँ, रिक्शा से मैं अपने आप को अपग्रेड करके ऑटो रिक्शा तक ले जाऊँ। अगले 5 साल में उसके दिमाग में होगा मैं ऑटो रिक्शा से अपग्रेड करके एक बोलेरो में आ जाऊँ। गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? क्यों? रीज़न, उसका विजन नहीं है। उसकी कार करने की इच्छा शक्ति हो सकती है, लेकिन उसके पास विजन ही नहीं है, तो इसलिए वो उतना ही ग्रो करेगा। लेकिन यदि आप एक ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाएंगे जिसने धरातल से ज़मीन पे भी काम किया है, जिसके पास में विजन भी है, फोकस भी है, जो काम कर सकता है, तो मुझे लगता है आज इस टेक्नोलॉजी के दौर पे जहाँ यूथ हर क्षेत्र में आगे आ रहा है, तो अगर ऐसा व्यक्ति किसी भी क्षेत्र का आता है कि अच्छा, आज आप मोदी जी की कैबिनेट देखिए,
कोई रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, कोई डॉक्टर है, कोई बहुत अच्छा स्कॉलर है, उन्होंने लिया क्यों? इसलिए लिया कि वो व्यक्ति सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट थे। उनको उनका क्षेत्र, उनकी विधा के बारे में उनसे अच्छा नॉलेज किसी के पास नहीं था। उन्होंने उस व्यक्ति को आगे बढ़ाया और आज देखिए हमारे देश एक अच्छे लेवल पे, इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे अपनी बात रख रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, एक दूसरे को तनातनी आंखें दिखा रहे हैं सब। नाटो यूक्रेन का पक्ष ले रहा है, रशिया के साथ में चाइना खड़ा है। इस बीच 48 घंटे का सीज फायर हो जाता है, युद्ध विराम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एक फ़ोन इस देश से एक व्यक्ति करता है व्लादिमीर पुतिन को और जेलेंस्की को कि भैया हमारे 20,000 जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको आप बाहर निकालिए। और क्या होता है? एक आदेश दोनों तरफ दिया जाता है कि जिस भी व्यक्ति के हाथ में तिरंगा दिखे ना, उस व्यक्ति को सकुशल बॉर्डर पार करा दिया जाए। अब वो बात अलग है कि भारत के तिरंगे को लेके कई पाकिस्तानी भी निकल गए। ये पावर है आज इंडिया की, ये पावर है उस माइंडसेट की जिसको लेके हम सब आगे बढ़ रहे हैं। तो चुनाव को हम बहुत हाइप क्रिएट ना करें, हम बहुत ये ना देखें कि चुनाव है, नेतागिरी करनी है। व्हाट इज़ नेतागिरी? दिस इज़ नॉट नेतागिरी। मैंने फिर बोला, राजनीति समाज सेवा का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस आप पावर के माध्यम से ला सकते हैं। और यदि कभी ऐसा, हमेशा कहते हैं ना कि जीवन में सब कुछ तुम ही सोच लोगे क्या? जिसने ज़िंदगी दी उसने भी कुछ तो सोचा होगा। और वो बोलते हैं तू करता वही है जो तू सोचता है, मगर होता वही है जो मैं सोचता हूँ। इसलिए तू कर वही जो मैं सोचता हूँ, तो होगा वही जो तू सोचता है। तो बंसीवाला जब ये कहता है तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा हाई हाई करके लाइफ में नहीं करना चाहिए। आपको अपने कार्य करते रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी चाहिए, एक अच्छे भाव के साथ में निरंतरता इस देश समाज की सेवा करते रहने चाहिए। रही बात कभी चुनाव की, क्या होगा अब वो भोलेनाथ जाने, वो तो समय निर्धारित करेगा। लेकिन हाँ, ऐसा कोई भी, और हर व्यक्ति के लिए, मतलब हमारे देश में जो ज़्यादा हाइप क्रिएट की जाती है कि अरे नहीं यार ये तो चुनाव है, अरे ये तो आईएएस हम ना बन पाएंगे। गांव से आज निकल के एक रिक्शे वाले की बेटी अगर सिविल जज बनती है, एक मजदूर का बेटा आईएएस ऑफिसर बनता है, तो अगर आप मेहनत करेंगे आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप ऊपर जा सकते हैं। वही एवरेस्ट वाली बात कि एवरेस्ट मात्र एक माइलस्टोन है, वो पर्वत बस नहीं है। आप अपने क्षेत्र का, मोदी जी ने भी तो एवरेस्ट फतेह किया, उन्होंने भी तो एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी, उन्होंने राजनीति का एवरेस्ट चढ़ा, अटल जी ने राजनीति का एवरेस्ट चढ़ा, वो उनका एवरेस्ट चढ़ रहे हैं, हमने हमारा चढ़ा है। बाकी होए वही जो राम रचि राखा। रत्नेश पांडे जी, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। हमारे साथ थे रत्नेश पांडे जी, जो कि पर्वतारोही हैं। उन्होंने भारत का नाम भारत में ही नहीं समूचे विश्व में कहीं ना कहीं नाम रोशन किया है। डायलॉग है कि कमाल करते हो पांडे जी, लेकिन यहाँ पे तो कमाल कर दिया है पांडे जी ने। और आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अपना योगदान दिया है और किस प्रकार से भारत का नाम रोशन किया है। वंदे मातरम। आज मैं शुभकामना देना चाहता हूँ नो फिकर न्यूज़ की पूरी टीम को। हिंदू नववर्ष की शुरुआत से ये चैनल पूरे मध्य प्रदेश से जो लॉन्च हो रहा है, इनका टारगेट है कि पूरे पैन इंडिया लेवल पे, कंट्री लेवल पे, उसके बाद ग्लोबल लेवल पे कैसे हर वो खबर पहुंचा सकें जो देश हित में हो, जो समाज हित में हो, जो धर्म हित में हो। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं नो फिकर न्यूज़ की पूरी टीम को कि उन्होंने पत्रकारिता को एक सही दिशा देने का जो एक संकल्प लिया है, पत्रकारिता को एक सही मायने से आगे बढ़ाने का जो एक संकल्प लिया है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपकी पूरी टीम को। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।